नमस्ते, जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग विधानसभा टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज विधानसभा के इलेक्शन को समझने वाले हैं। तो विधानसभा इलेक्शन के अंदर या किसी भी इलेक्शन के अंदर पहला दौर जो होता है वो होता है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। पहले इलेक्शन का शेड्यूल ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कास्ट करती है। ईसीआई एक वो संस्था है जो भारत के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्शन होता है तो उसको इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम होता है ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो ईसीआई होता है ये वोटिंग और रिजल्ट के डेट वगैरह डिक्लेयर कर देता है, और भी अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है ईसीआई द्वारा तो उसका भी शेड्यूल ईसीआई डिक्लेयर कर देता है इस अनाउंसमेंट के समय में। और इस अनाउंसमेंट जैसे ही होती है वैसे ही आचार संहिता शुरू हो जाती है। आचार संहिता को इंग्लिश में कहता है मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट। इसका मतलब होता है कि अब जो सरकार पहले तक थी वो अब पावर के अंदर नहीं है, अभी राष्ट्रपति का शासन चल रहा है देश के अंदर, और इस दौरान कोई भी सरकार किसी भी प्रकार के नियम नहीं ला सकती है, कोई भी पॉलिसी या प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकती है आचार संहिता लग जाने के बाद। ये हो गया अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इलेक्शन के अंदर कितने लोग वोट करेंगे वो आता है इलेक्टोरल रोल के अंदर। तो देखिए ईसीआई जो है वो पूरा अपडेट करता है उसकी लिस्ट के अंदर कि कौन से लोग ऐसे हैं जो 18 प्लस हो चुके हैं और उन्होंने अपना इलेक्शन कार्ड जनरेट करा लिया है, और लिस्ट में से उन लोगों के नाम हटा देता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उसके पास पूरे अपडेट आ जाते हैं एलिजिबल वोटर के। तीसरा आता है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन बाय कैंडिडेट। अगर आप किसी एक संसदीय क्षेत्र के अंदर देखेंगे या किसी भी एक विधानसभा के क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो किसी भी एक जगह से बहुत सारे लोग लड़ने के लिए खड़े होते हैं। अभी मैं अपनी भिवंडी ईस्ट की बात करूं तो यहाँ से 6 से 7 लोग हैं विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया से। तो उसी प्रकार से बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हजारों की संख्या में लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनका भी नॉमिनेशन कराने का काम ईसीआई का होता है। इसके अंदर क्या करती है कि देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, राजनीतिक दल से होते हैं, या कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े होते हैं। इस इंडिपेंडेंट खड़े होने का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पप्पू यादव का। पप्पू यादव पहले तो शायद से बीजेपी से पर्चा भरे थे पर उनका पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और उसके बाद जीत भी गए। तो कोई कैंडिडेट चाहता है वो इंडिपेंडेंट खड़ा हुए तो इंडिपेंडेंट अपना पर्चा भरे, या फिर अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ करके भरना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। उसके आगे देखिए क्या होता है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है जब वो पर्चा भर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए उस समय उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो जायदाद है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी डीएम को, और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट की भी डिटेल देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि फिलहाल आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। और भी कुछ डिटेल देनी होती है जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। हालांकि भारत के अंदर किसी भी नेता को कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक 10वीं फेल बच्चा भी एजुकेशन मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी लड़ने के लिए, वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भारत के अंदर गलत बात है कि किसी भी नेता को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं। और क्रिमिनल रिकॉर्ड, हालांकि एक फैक्ट देखें तो संसद के अंदर लगभग 35% नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्रिमिनल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिसके अंदर आपको उम्र कैद, फांसी ऐसी सजाएं होती है। और एक होता है सिविल रिकॉर्ड, वो तो मतलब मामूली होता है, उसमें जुर्माना वगैरह देके आप छूट सकते हैं, पर क्रिमिनल रिकॉर्ड काफी गंभीर होते हैं और हमारे देश के 33 से 35% नेताओं के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। ये भी गलत बात है भारत के अंदर। अब हम देखते हैं स्क्रूटिनी एंड विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन। स्क्रूटिनी मतलब क्या है, इसका मतलब होता है जांच करना। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यू द नॉमिनेशन टू इंश्योर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु नॉमिनेशन इनवैलिडेट दे आर डिस्क्वालीफाइड। देखिए अब स्क्रूटिनी के अंदर क्या होता है, हमारी इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से जांच करती है जितने भी लोग पर्चा भरे हैं उसके अंदर सभी लोग एक्टिव हैं क्या, सभी लोग लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो उसकी जांच होती है। अगर कुछ लोग नहीं लड़ सकते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैलिड कैंडिडेट हैव टू मच टाइम टू विड्रॉ देयर नॉमिनेशन। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पर्चा तो भर दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, और जब स्क्रूटिनी हुई, जब जांच हुई इलेक्शन कमीशन द्वारा, तब भी वो पास हो गया, यानी कि अब वो चुनाव लड़ने के लिए फुल एंड फाइनल है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ भी कर सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। ठीक, अब हम समझते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग।
देखिए जब इलेक्शन का समय होता है ना, तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी कैंपेनिंग करती हैं। कैंपेनिंग के अंदर आता है रैलीज, रोड शो, एड्स, स्पीचेस, डिजिटल आउटरीच। इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा हमारी सारी पार्टियां लगाती हैं। तो देखते हैं रैलीज क्या होता है। रैलीज तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ झुंड बना के चलती है और किसी एक जगह पर ऊपर जाके अपना भाषण वगैरह होता है, कुछ इवेंट वगैरह होता है, या कोई नई चीज़ का उद्घाटन वगैरह करते हैं, वो आ गया रैलीज के अंदर। और रोड शो और रैली के अंदर देखिए एक बड़ा डिफरेंस होता है। रोड शो के अंदर क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता या कोई भी नेता एक गाड़ी के अंदर बैठेगा और रोड के ऊपर चलता रहेगा। उसकी गाड़ी धीमी गति से चलेगी और आसपास के जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बातचीत करते चलेंगे वो लोग। नेता के पास माइक रहेगा और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अपने नेता से या कुछ थैंक यू वगैरह बोलना है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, वो नेता को देख करके ऐसा सोचते हैं कि भगवान आ गया है, स्वयं परमात्मा आए हैं धरती पे, तो कुछ लोग पैर वगैरह छूने भी जाते हैं। तो ये सब चीजें रोड शो के अंदर हो जाती है। और एड, प्रचार, बड़े बड़े शहरों में या महानगरों के अंदर बहुत बड़े बड़े बैनर लगते हैं नेताओं के, तो वो आ गया एड के अंदर। स्पीचेस, इलेक्शन के समय के अंदर सारे नेता बहुत सारी स्पीच देते हैं, उसके अंदर माइक वगैरह लगाने के लिए, पूरा मंडप वगैरह लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और आता है डिजिटल आउटरीच। अगर आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो उसके बीच में किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऐड वगैरह आ जाएंगे, तो ये होगा डिजिटली वो आउटरीच कर रहे हैं अपने लोगों को। अब छठवा आता है पोलिंग एंड वोटिंग प्रोसेस। ये अंतिम चरण होता है किसी भी इलेक्शन का। अंतिम चरण नहीं, इसके बाद एक चरण होता है, उसको हम लोग समझते हैं। पहले देखिए पोलिंग का, जब आप वोट करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पूरा इलेक्शन का सार यही है। देखिए वोटिंग इज कंडक्टेड थ्रू ईवीएम्स। ईवीएम एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक और अच्छी बात बताएं भारत की, तो जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर इलेक्शन होते हैं तो भारत से ईवीएम वहां जाता है। वहां पे ईवीएम की उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए भारत से ईवीएम वहां पे जाता है। ये भारत के लिए एक अच्छी उपलब्धि है, उससे हमारे देश में पैसा वगैरह आता है जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर इलेक्शन होते हैं। पोलिंग इज ऑर्गेनाइज इन स्टेजेस। देखिए जब संसद का चुनाव हो रहा था, जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे, तब भारत इतना बड़ा है, उसके अंदर एक ही दिन अगर वो पूरे भारत के अंदर इलेक्शन करा देंगे तो दिक्कत होगी। उतनी ज्यादा हमारे पास ईवीएम मशीन नहीं है हर जगह लगाने के लिए, इसलिए हम लोग कुछ स्टेजेस के अंदर अपने इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर 7 स्टेजेस थे। हालांकि अगर आप विधानसभा चुनाव के अंदर देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर तो एक ही चरण में पूरा इलेक्शन हो जाएगा, पर अगर आप झारखंड में देखेंगे तो एक है 13 नवंबर को और एक है 20 नवंबर को। 13 नवंबर वाला हो गया है और 20 नवंबर वाला कुछ दिनों में हो जाएगा, 20 तारीख को। ठीक। वोटर्स ड्यूरिंग वोटिंग आर रिक्वायर वैलिड वोटर आईडी कार्ड। जब कोई भी व्यक्ति वोट देने जाएगा तो उस समय उसको अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना है, जिसे आप इलेक्शन कार्ड भी कहते हैं, एक वो लेके जाना है। और जब आप इलेक्शन देके वापस आएंगे तो एक इंडिलिबल इंक होती है, वो आपके हाथ के ऊपर लगा दी जाएगी। वो नॉर्मल इंक से हट के होती है और वो जल्दी निकलती नहीं है, लगभग 20 दिन 22 दिन उतने लंबे समय तक वो इंक आपके हाथ के ऊपर ही मौजूद रहती है। वोटिंग हो जाने के बाद अब समय आता है काउंटिंग का। हमारी ईसीआई वोटों को काउंट करना शुरू करती है। देखिए जब वोटों की काउंटिंग शुरू होती है तो उस समय जिस स्कूल के अंदर सारे ईवीएम मशीन के अंदर काउंटिंग जारी होती है, वो जो स्कूल होता है उसको बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी दी जाती है। पूरी सब जगह से एकदम बीएसएफ नहीं, सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, उस स्टेट की पुलिस रहेगी और वो सारी AK-47 लेकर के खड़ी रहेंगी। ठीक है। और देखिए कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए। जब ईवीएम के अंदर आपके वोट गिना रहे हैं उस समय जो भी कंस्टिट्यूएंसी के लोग वहां पे बैठे हैं, जो लोग कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको कहा जाता है कि आप बैठ के देख सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं। इस वजह से कोई कैंडिडेट ये ना कह सके कि हमको ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के अंदर कोई घोटाला हुआ है या कुछ हुआ है। हालांकि भारत के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, घोटाला तो भारत के अंदर होते ही रहेगा। ठीक है। अगर आप कुछ देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बहुमत होती है 145 के ऊपर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर सीट है 288। जब ये काउंटिंग वोटों की काउंटिंग हो जाती है उसके बाद ईसीआई बता देती है कि किस पार्टी को या किस अलायंस को बहुमत मिला है और वो अपनी सरकार बनाती है। अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर जिस पार्टी को भी 145 या उससे ज्यादा सीटें मिल गई वो अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना लेगी। अगर आप झारखंड का देखेंगे तो वहां पे 82 सीट है और मेजोरिटी है 42 के ऊपर।
तो जो भी पार्टी को 42 से ज्यादा सीटें मिल गई वो अपनी सरकार बना लेगी झारखंड के अंदर। देखिए यहाँ तक हमने विधानसभा के अंदर इलेक्शन प्रोसेस समझ चुके हैं। अब इसके अंदर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि गवर्नर क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, मतलब गवर्नर क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं। और देखिए जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विधानसभा का इलेक्शन का टॉपिक समझाया वो मैं आपको कट टू कट समझाया। मैंने बोल दिया कि महाराष्ट्र के अंदर 145 बहुमत है, बस बोल के खत्म कर दिया मैंने। अगली वीडियो के अंदर मैं हल्का सा विधानसभा के इलेक्शन के बारे में उल्लेख करूंगा और उसके अंदर कहानी की तरह समझाऊंगा जो कि इससे इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मुझे भी इतना मजा नहीं आता ऐसी चीजें पढ़ाने के अंदर से कट टू कट, पर एग्जाम में आपको इसी से मार्क्स मिलेंगे। जब आप वो पढ़ेंगे तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा एकदम अच्छे से और ये आपके कंसेप्ट का बेसिक लेवल बना देगा। चलिए अगली वीडियो के अंदर आप लोग बेसब्री से इंतजार करिएगा और वापस जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने अपील की थी सभी लोग वोट देने के लिए जाएं, वोट हमारा मौलिक अधिकार है। तब तक के लिए जय हिंद। वोटिंग हो जाने के बाद अब समय आता है काउंटिंग का। हमारी ईसीआई वोटों को काउंट करना शुरू करती है। देखिए जब वोटों की काउंटिंग शुरू होती है तो उस समय जिस स्कूल के अंदर सारे ईवीएम मशीन के अंदर काउंटिंग जारी होती है वो जो स्कूल होता है उसको बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी दी जाती है। पूरी सब जगह से एकदम बीएसएफ नहीं सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, उस स्टेट की पुलिस रहेगी और वो सारी AK-47 लेकर के खड़ी रहेंगी। ठीक है। और देखिए कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है मॉनिटर करने के लिए। जब ईवीएम के अंदर आपके वोट गिना रहे हैं उस समय जो भी कंस्टिट्यूएंसी के लोग वहां पे बैठे हैं, जो लोग कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको कहा जाता है कि आप बैठ के देख सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं। इस वजह से कोई कैंडिडेट ये ना कह सके कि हमको ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के अंदर कोई घोटाला हुआ है या कुछ हुआ है। हालांकि भारत के अंदर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए घोटाला तो भारत के अंदर होते ही रहेगा। ठीक है। अगर आप कुछ देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर बहुमत होती है 145 के ऊपर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर सीट है 288। जब ये काउंटिंग वोटों की काउंटिंग हो जाती है उसके बाद ईसीआई बता देती है कि किस पार्टी को या किस अलायंस को बहुमत मिला है और वो अपनी सरकार बनाती है। अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर जिस पार्टी को भी 145 या उससे ज्यादा सीटें मिल गई वो अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना लेगी। अगर आप झारखंड का देखेंगे तो वहां पे 82 सीटें और मेजोरिटी है 42 के ऊपर। तो जो भी पार्टी को 42 से ज्यादा सीटें मिल गई वो अपनी सरकार बना लेगी झारखंड के अंदर। देखिए यहाँ तक हमने विधानसभा के अंदर इलेक्शन प्रोसेस समझ चुके हैं। अब इसके अंदर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि गवर्नर क्या होता है, राज्यपाल क्या होता है, मतलब गवर्नर क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं। और देखिए जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विधानसभा का इलेक्शन का टॉपिक समझाया वो मैं आपको कट टू कट समझाया। मैंने बोल दिया कि महाराष्ट्र के अंदर 145 बहुमत है, बस बोल के खत्म कर दिया मैंने। अगली वीडियो के अंदर मैं हल्का सा विधानसभा के इलेक्शन के बारे में उल्लेख करूंगा और उसके अंदर कहानी की तरह समझाऊंगा जो कि इससे इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मुझे भी इतना मजा नहीं आता ऐसी चीजें पढ़ाने के अंदर से कट टू कट, पर एग्जाम में आपको इसी से मार्क्स मिलेंगे। जब आप वो पढ़ेंगे तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा एकदम अच्छे से और ये आपके कंसेप्ट का बेसिक लेवल बना देगा। चलिए अगली वीडियो के अंदर आप लोग बेसब्री से इंतजार करिएगा और वापस जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने अपील की थी सभी लोग वोट देने के लिए जाएं, वोट हमारा मौलिक अधिकार है। तब तक के लिए जय।